आमतौर पे ना जब हम किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। हाँ, एक शतरंज के खेल जैसी तस्वीर। एग्जैक्टली एक ऐसा शतरंज का बोर्ड जहां दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं। एक चाल इधर से चली जाती है, एक चाल उधर से। सब कुछ तय नियमों के हिसाब से होता है, पुरानी मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर इस शतरंज के बोर्ड पर अचानक से आग लग जाए? मतलब क्या हो अगर कल तक जो नियम काम करते थे, जिन महंगे हथियारों के दम पर महाशक्तियां राज करती थी, वे आज पूरी तरह बेमानी हो जाएं? और अगर हम मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति को देखें, जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव है, तो ये बिल्कुल उसी जलते हुए शतरंज के बोर्ड की तरह है। सही बात है। हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां दशकों पुरानी सैन्य धारणाएं ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं, और इसका असर सिर्फ उस एक जगह तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, ग्लोबल लेवल पे पड़ रहा है इसका असर। और इसीलिए आज की इस डीप डाइव में हम उन दावों, रिपोर्ट्स और डेटा को डिकोड कर रहे हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल में दिए गए हैं। हम ये समझेंगे कि युद्ध के ये पुराने नियम अब काम क्यों नहीं कर रहे। बिल्कुल। हमारे पास जो पेपर्स, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और रियल टाइम अपडेट्स हैं ना, उनके आधार पर हम इस अभूतपूर्व एस्केलेशन की तह तक जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियों से लेकर डिएगो गार्सिया के उस चौंकाने वाले इंसिडेंट तक हम हर चीज का लॉजिक समझेंगे। और वो भी बिना किसी पॉलिटिकल बायस के। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। एकदम सही। सिर्फ फैक्ट्स और डेटा के आधार पर कि आखिर जो सोर्स कह रहा है उसका मतलब क्या है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जिस पहली चीज ने इस डेटा में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है इस कॉन्फ्लिक्ट का मिडिल ईस्ट की सीमाओं से बाहर निकल जाना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे बदल गया है। पहले युद्ध की खबरें मेनस्ट्रीम मीडिया फिल्टर करके देता था। हाँ, जो वो दिखाना चाहते थे वही दिखता था। एग्जैक्टली। लेकिन आज रियल टाइम ट्रैकिंग और सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मौजूद है, उसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितनी तेजी से फैल रहा है। और सेंसरशिप के बावजूद जानकारी बाहर आई जाती है। हाँ, मारियो नोफिल की जो रिपोर्ट सोर्स में मेंशन है, वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये लड़ाई अब सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं है। मारियो नोफिल की रिपोर्ट वो दावा करती है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 IRBM मिसाइलें दागी। मतलब जो लोग ग्लोबल मैप को थोड़ा करीब से फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि डिएगो गार्सिया मालदीव के ठीक दक्षिण में है, हिंद महासागर के एकदम बीचों बीच। हाँ, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल जॉइंट US-UK मिलिट्री बेस है। ये मिडल ईस्ट से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। ईरान ने हालांकि इस हमले से इनकार किया है और इसका आरोप इजराइल पर लगाया है, जो कि युद्ध में आम बात है, कोई सीधे जिम्मेदारी नहीं लेता। सही बात है। लेकिन अगर हम इस दावे के इम्पैक्ट को समझें तो ये 4000 किलोमीटर की दूरी रातों रात पूरे डिफेंस कैलकुलेशन को बदल देती है ना? बिल्कुल बदल देती है। और इसे समझने के लिए हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी के बेसिक्स में जाना होगा। IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, ये कोई आम क्रूज मिसाइल नहीं है जिसे रडार आसानी से पकड़ ले। बैलिस्टिक मिसाइलें पहले स्पेस की तरफ ऊपर जाती हैं और फिर भयानक स्पीड से अपने टारगेट पर गिरती हैं। मतलब उन्हें हवा में रोकना बेहद मुश्किल होता है। बेहद मुश्किल। और डिएगो गार्सिया हमेशा से अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक सुरक्षित स्ट्रैटेजिक एंकर रहा है। उन्हें लगता था कि वे वहां सुरक्षित बैठकर मिडल ईस्ट और एशिया में ऑपरेशंस कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी दूर है। हाँ, लेकिन 4000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि अब वो बफर जोन पूरी तरह खत्म हो चुका है। और इसी बफर जोन के खत्म होने का जो पैनिक है ना, वो हमें पश्चिमी मीडिया में साफ दिखाई दे रहा है। पियर्स मॉर्गन का ही रिएक्शन ले लीजिए, जो सोर्स में है। उनका बयान बहुत कुछ कहता है। उन्होंने बकायदा इस बात पर गहरी चिंता जताई कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की असली रेंज को लेकर झूठ बोला और अब ये मिसाइलें शायद यूके तक पहुंच सकती हैं। मुझे ये सुन के सच में थोड़ी हैरानी हुई। हैरानी क्यों? मतलब क्या ये उम्मीद करना किसी भी एंगल से लॉजिकल है? एक देश जो युद्ध जैसी स्थिति में है, क्या वो अपने हथियारों की असली रेंज या अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज का पूरा ब्रोशर किसी दूसरे देश के टीवी प्रेजेंटर के सामने खोलकर रख देगा? ये तो बहुत ही अजीब और बेतुकी उम्मीद है। युद्ध में सरप्राइज का एलिमेंट ही तो सबसे बड़ा हथियार होता है। आप अपने दुश्मन को पहले से थोड़ी बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी और के घर के पीछे अपना टेंट लगा ले और फिर शिकायत करे कि यहाँ शांति नहीं है। बहुत सही उदाहरण दिया। और रैंड कॉर्पोरेशन के डेरेक ग्रॉसमैन ने इस पर जो पॉइंट आउट किया है वो पियर्स मॉर्गन की शिकायत से कहीं ज्यादा गंभीर है।
उन्होंने क्या कहा? ग्रॉसमैन कहते हैं कि ये युद्ध अब सीधे भारत के बैकयार्ड यानी हिंद महासागर में आ गया है, लेकिन इसके पीछे का जो ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट है वो और भी गहरा है। ये जो डिएगो गार्सिया बेस है, ये मूल रूप से चागोस द्वीप समूह के लोगों की जमीन पर बना है। हाँ, वो जमीन जो उनसे छीनी गई थी। बिल्कुल। तो जब विदेशी ताकतें अपनी मिलिट्री मौजूदगी को इस क्षेत्र में बढ़ाती हैं, तो वे न सिर्फ उस जगह का सैन्यीकरण करती हैं, बल्कि आसपास के न्यूट्रल देशों को भी इस जियोपॉलिटिकल क्रॉसफायर में घसीट लेती हैं। और यहीं पर भारत जैसे देशों के लिए कूटनीति एक बहुत ही मुश्किल काम बन जाती है। सोर्स के अनुसार हम देख रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने इस पूरे सिनेरियो में बहुत ही सधा हुआ बैलेंसिंग एक्ट किया है। वो बैलेंसिंग एक्ट बहुत जरूरी भी था। हाँ, एक तरफ उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को बधाई दी, जो कि कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखने का एक तरीका है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों की कड़ी निंदा भी की। ये निंदा बहुत ही कैलकुलेटेड थी। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की बात कहकर भारत ने बिना किसी देश का सीधा नाम लिए सभी पक्षों पर अपना कड़ा स्टैंड रख दिया। क्योंकि नुकसान तो सबका होना है। बिल्कुल। ग्लोबल इकोनॉमी इतनी इंटरकनेक्टेड है कि अगर मिडिल ईस्ट का बुनियादी ढांचा तबाह होता है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई चेन टूटेगी और इसका सीधा असर बाकी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात से जुड़ा एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है हमारे सोर्स में, जिसने इस पूरे पैनिक को पॉलिटिकल लेवल पर ला दिया है। ट्रंप के बयानों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये जो 4000 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल पहुंचने का डर है, इसका सबसे बड़ा सबूत हमें डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में दिखता है। 21 मार्च और 22 मार्च के बीच उनके सुर पूरी तरह बदल गए। वो विरोधाभास बहुत स्पष्ट था। 21 मार्च को ट्रंप का बयान आता है कि अमेरिका अपने लक्ष्य के करीब है, ईरान की सैन्य क्षमता नष्ट हो चुकी है और अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं है, बल्कि उन देशों की है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगा जैसे वो खुद को इस लड़ाई से बाहर निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन फिर अगले ही दिन 22 मार्च को एक पूरा यू टर्न, सीधे 48 घंटे का अल्टीमेटम। हाँ, उनका कहना था कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट्स को नष्ट कर देगा। मतलब एक दिन आप कह रहे हैं कि हमारा काम हो गया और अगले दिन आप किसी देश के पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। ये शिफ्ट रणनीतिक विफलता और घबराहट का क्लासिक संकेत है। जब आप मिलिट्री टारगेट्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते या जब आपको एहसास होता है कि दुश्मन की पहुंच आपकी सुरक्षित बेसों तक हो गई है, तो आप आम जनता को डराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, दबाव बनाने के लिए आप सिविलियन टारगेट्स की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन सोर्स ये स्पष्ट रूप से बताता है कि पावर प्लांट्स को निशाना बनाना कोई आम सैन्य रणनीति नहीं है। हाँ, सोर्स में बाकायदा यूएस कोड का जिक्र है। 18 यूएससी 2331। इसके तहत आम नागरिकों को डराने या प्रभावित करने के लिए उनके बुनियादी संसाधनों को नष्ट करना अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और वॉर क्राइम्स की परिभाषा में आता है। बाप रे, तो एक बहुत ही खतरनाक रेड लाइन है। और अगर हम इस रेड लाइन के पार जाने के नतीजों का गणित समझें तो वो और भी डरावना है। पावर ग्रिड की स्ट्रक्चर को लेकर जो डेटा सोर्स में है वो बहुत कुछ साफ कर देता है। तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? ग्रिड की गणित का क्या रोल है इसमें? देखो, ईरान का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है वो पूरे देश की ऊर्जा जरूरत का केवल 4% हिस्सा ही पूरा करता है। सिर्फ 4%? हाँ, उनका पावर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है। आप एक प्लांट उड़ाएंगे तो पूरा देश अंधेरे में नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का सबसे बड़ा पावर प्लांट उनके देश की 20 से 25% बिजली पैदा करता है। यानी उनका ग्रिड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। एक हमले से बड़ा हिस्सा ठप हो सकता है। यही वो कैच है जिसे शायद ट्रंप की धमकियों में नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो इसका इम्पैक्ट बहुत भयंकर होगा। क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो वे पलटवार करेंगे। अब जरा इस पलटवार के मैकेनिज्म को समझिए। इजराइल और कई खाड़ी देश अपनी पानी की जरूरतों के लिए पूरी तरह से डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर हैं। डिसैलिनेशन प्लांट्स यानी वो फैक्ट्रियां जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाती हैं। एग्जैक्टली। और इन प्लांट्स को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। तो अगर पावर ग्रिड उड़ता है तो सिर्फ लाइट नहीं जाएगी, पीने का पानी खत्म हो जाएगा। अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स ने काम करना बंद कर दिया तो एक रेगिस्तानी इलाके में स्थित करोड़ों की आबादी वाले शहरों के पास पानी महज कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। ये तो एक सर्वाइवल क्राइसिस हो जाएगा।
शहरों में हाहाकार मच जाएगा। ट्रंप की अल्टीमेटम वाली रणनीति में शायद इस कोलैटरल डैमेज को पूरी तरह से इवैल्यूएट नहीं किया गया है। ये सच में एक भयानक तस्वीर है। और जब ऐसे सर्वाइवल क्राइसिस का खतरा सामने हो तो हर देश अपनी सुरक्षा के लिए सबसे एडवांस हथियारों की तरफ भागता है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। F-35 जैसे महंगे हथियारों पर निर्भरता एक तरफ है, लेकिन इसी हथियार को लेकर सोर्स में जो खुलासा है वो संप्रभुता या सॉवरेंटी की पूरी परिभाषा ही पलट देता है। F-35 जेट्स का मुद्दा तो सच में चौंकाने वाला है। लॉकहीड मार्टिन के इन F-35 जेट्स को दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर को लेकर जो कैच है वो क्या है? तुर्की की एक इंजीनियर है नालन यज़गान, जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी रही हैं। उनका जो दावा सामने आया है उसके अनुसार इन जेट्स के सॉफ्टवेयर में खुफ्त किल स्विचेस और बैकडोर्स मौजूद हैं। मतलब ये कि जिस विमान को आप अपना मान रहे हैं, करोड़ों रुपए देकर खरीद रहे हैं, वो असल में आपका है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। नालन यज़गान के अनुसार जब ये जेट उड़ान भरता है तो ये लगातार एक डेटा लिंक के जरिए आसपास की सभी मिलिट्री संपत्तियों की जानकारी रियल टाइम में अमेरिका और इजराइल को बेचता रहता है। आपका पूरा डेटा उनके पास जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको किसी मिशन पर जाना है तो आप चाबी घुमाकर इस विमान को स्टार्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हार्डवेयर आपका है लेकिन सॉफ्टवेयर अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। आपको अपना पूरा फ्लाइट डेटा वॉशिंगटन भेजना पड़ता है। जब वे उसे अप्रूव करते हैं तब सिस्टम में एक OTP जनरेट होता है, जिसे एंटर करने के बाद ही आप विमान स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने दुनिया की सबसे महंगी सुपर कार खरीदी हो, लेकिन उसे स्टार्ट करने के लिए आपको रोज कार कंपनी से OTP मांगना पड़े और आप जहां भी जा रहे हैं कार की लाइव लोकेशन कंपनी को जारी हो। अगर हम इससे बड़े पैमाने पर देखें तो ये विदेश नीति को पंगु बनाने का तरीका है। इसे वॉसल स्टेट या निर्भर राष्ट्र बनना कहते हैं। वॉसल स्टेट। हाँ, जब आप ऐसे हथियार खरीदते हैं तो आप अपनी एयरफोर्स का रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में दे देते हैं। अगर कल को आपका उनसे विवाद हो जाए तो वॉशिंगटन बस एक बटन दबाएगा और आपके फाइटर जेट्स रनवे पर खड़े खड़े कचरे के डिब्बे बन जाएंगे। इसीलिए सोर्स इसे ओवरप्राइज्ड फ्लाइंग ट्रैश कैन कहता है। एग्जैक्टली। और ये निर्भरता आपकी राष्ट्रीय गरिमा को कैसे कुचलती है, इसका उदाहरण सोर्स में जापान के प्रधानमंत्री का दिया गया है। हाँ, वो वॉसल स्टेट होने की कीमत वाला हिस्सा रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। इस निर्भरता की कीमत उन्हें इस हद तक चुकानी पड़ी कि उनके प्रधानमंत्री को उस अमेरिकी पायलट को श्रद्धांजलि देने जाना पड़ा था जिसने उनके ही देश पर परमाणु बम गिराया था। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। जब आप अपनी सुरक्षा आउटसोर्स कर देते हैं तो आपकी आज़ादी भी आउटसोर्स हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ ये F-35 जैसे महंगे हथियारों का खेल चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग तरह का युद्ध लड़ा जा रहा है। आप सस्ते ड्रोन्स वाले युद्ध की बात कर रहे हैं। हाँ, और इसके तार सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे भारत के उत्तर पूर्व, खासकर मणिपुर के पास तक जुड़े हैं। ये शायद इस पूरे एनालिसिस का सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का एक बड़ा बयान सोर्स में है। उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया? उन्होंने बताया कि भारत की NIA ने हाल ही में 6 यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया। यूक्रेन के नागरिक भारत के उत्तर पूर्व में क्या कर रहे थे? यही तो प्रॉक्सी वॉरफेयर का नया रूप है। इन पर आरोप है कि इन्होंने म्यांमार के रास्ते भारत के उत्तर पूर्व में हथियारबंद आतंकी गुटों को EU निर्मित ड्रोन सप्लाई किए। मतलब यूरोपियन यूनियन में बने ड्रोन्स? हाँ, और सिर्फ ड्रोन्स दिए नहीं, बल्कि उन गुटों को ड्रोन असेंबल करने की ट्रेनिंग भी दी। तो एक तरफ ज़ेलेंस्की का शासन यूरोप में लड़ रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेनी लड़ाके ग्लोबल लेवल पर अस्थिरता फैला रहे हैं। सोर्स तो ये भी कहता है कि वो फारस की खाड़ी में भी ड्रोन इंस्ट्रक्टर्स के रूप में तैनात हैं। ये डिस्टेबलाइजेशन की रणनीति है। जब आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ते तो आप छोटे गुटों को सस्ते ड्रोन्स देकर एक बड़े देश को अंदरूनी सुरक्षा में उलझा देते हैं। क्या ये घटना ये नहीं दर्शाती कि पारंपरिक हथियारों की दौड़ अब बेमानी हो चुकी है? मतलब एक तरफ अमेरिका बेस तबाह कर रहा है और दूसरी तरफ सस्ते ड्रोन्स पूरे रीजन को होल्ड पे रखे हुए हैं। इसे समझने के लिए हमें माओ त्से-तुंग के सिद्धांत को देखना होगा, जिसका जिक्र सोर्स में है। सामरिक जीत और रणनीतिक जीत के बीच का अंतर। टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री, इसमें बेसिक फर्क क्या है? सामरिक या टैक्टिकल जीत का मतलब है रोजाना की झड़पें जीतना। अमेरिका सामरिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन रणनीतिक रूप से लंबे समय में ईरान जीत रहा है। वो कैसे? क्योंकि इन बाहरी हमलों की वजह से ईरान की जनता एकजुट हो रही है।
और इसके साथ ही उनका जो ड्रोन्स का जाल है वो अमेरिका के लिए एक गणितीय दुस्वप्न बन चुका है। वो गणित वाला हिस्सा सच में हैरान करने वाला है। ड्रोन बनाम एयरक्राफ्ट कैरियर। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए जो एजिस इंटरसेप्टर सिस्टम लगा होता है, उसकी कीमत $3 बिलियन है। हाँ, $3 बिलियन। और उसमें करीब 1000 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। अब अगर इसके सामने ईरान $40 मिलियन के 2000 सस्ते ड्रोन्स छोड़ दें तो क्या होगा? गणित साफ है, 1000 मिसाइलें 1000 ड्रोन्स को मार गिनाएंगी। लेकिन बाकी बचे हुए 1000 ड्रोन सीधे एयरक्राफ्ट कैरियर से जाके टकराएंगे। एग्जैक्टली। कैरियर के पास ड्रोन्स को रोकने के लिए मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन दुश्मन के पास सस्ते ड्रोन्स खत्म नहीं होंगे। गणितीय रूप से ड्रोन्स की जीत तय है। तो नेटवर्क आधारित युद्ध में आप किसी एक नेता या नोड को हटाकर पूरा सिस्टम खत्म नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस डीप डाइव ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया शक्ति के एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। ग्लोबल चेसबोर्ड के नियम अब बदल चुके हैं। और सोर्स ये सलाह देता है कि देशों को मानसिक उपनिवेशवाद से बाहर आकर अपनी तकनीक खुद विकसित करनी होगी। सही बात है। और अंत में एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर $100 मिलियन के जेट्स और अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर्स कुछ $1000 के ड्रोन्स के आगे बेअसर हो रहे हैं, तो असली ताकत किसके पास है? एग्जैक्टली। तो क्या आने वाले दशक में असली सुपर पावर वो देश नहीं होगा जिसके पास सबसे बड़ी सेना है, बल्कि वो देश होगा जो सबसे सस्ते, सबसे तेज और सबसे स्मार्ट माइक्रोचिप्स और कोड बना सकेगा? इस तकनीकी महायुद्ध में दुनिया का भविष्य किस ओर जाएगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है।